योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है वृत्त, अर्थात सर्कल किसे कहते हैं, यानी वृत्त किसे कहते हैं। तो समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है वृत्त कहलाती है। ठीक है, तो वृत्त क्या है? वृत्त समतल में स्थित किसी बिंदु का बिंदुपथ है, ठीक है, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। जैसे यहां पर P बिंदु है, अब ये किसी फिक्स्ड पॉइंट वो से चलना स्टार्ट करती है, लेकिन P बिंदु जो है इस प्रकार चलती है कि वो और P के बीच की दूरी सदैव नियत रहती है। तो ये इस प्रकार घूमती रहती है, ठीक है, लेकिन OP की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बिंदु P का जो पथ होगा उसी को हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो ये फिगर जो बना है आपके सामने, ये क्या है? ये वृत्त है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। और यहां से जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो निश्चित बिंदु है, उसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र, या इसे केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां से देखिए बिंदु का जो बिंदु पथ होता है, ठीक है, यानी बिंदु का जो बिंदु पथ होता है उसको हम परिधि का नाम देते हैं। यानी ये वृत्त की परिधि है। क्या है? परिधि है, क्योंकि बिंदु इसी रेखा पर चलता है। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त हुआ। ठीक है, और यहां से देखिए जो निश्चित बिंदु होता है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं, और बिंदु और उस निश्चित बिंदु के बीच की दूरी जो होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो यहां से केंद्र वो है और जो पॉइंट आपका है, बिंदु है, वो P है। तो यहां से OP की जो दूरी होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पे वो P OP जो है वो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। देखिए वृत्त को, किसी भी वृत्त को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? देखिए गणितीय रूप मान लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त है तो वृत्त की अंग्रेजी होती है सर्कल, तो उसे C से लिखेंगे। अब अगर उस वृत्त का केंद्र वो है तो ये हो गया वो, और यहां से अगर उसकी त्रिज्या R है तो यहां से R। तो ये वृत्त को लिखने का गणितीय रूप है। यानी C जो है बता रहा है कि सर्कल है, यानी वृत्त है, और वो कैसा वृत्त है? वो ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र वो और त्रिज्या R है। ठीक है, तो ये वो क्या है? केंद्र को बता रहा है। ठीक है, और ये R जो है ये किसको बता रहा है? ये त्रिज्या को बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आई कि वृत्त को कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां से देखिए वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब वृत्त से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा व्यास क्रमशः स्मॉल d है तब वृत्त का व्यास, ठीक है, वृत्त का व्यास क्या होता है? देखिए इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं। देखिए वृत्त की, और यहां पे हमारा सेंटर है वो, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त की परिधि पर ही
किसी दूसरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, यहां पे हम ये लिख देते हैं और यहां पर बी। तो ए बी जो है वो क्या है, ये व्यास है, क्योंकि ये बी रेखा जो है वो कहां से होकर जा रही है, वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। तो यहां से वृत्त का व्यास जो होता है, ठीक है, वो 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। अर्थात त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। यहां पे सेंटर से, ठीक है, यानी केंद्र से ये तक की दूरी देखा जाए तो ये r होगी। ठीक है, और इसी प्रकार ये दूरी भी r होगी। तो पूरे व्यास की जो लंबाई होती है वो त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होती है। तो यहां से लिखेंगे 2 गुणे r। ठीक है, तो ये हो गया 2r। तो यहां लिखेंगे d बराबर 2r। ठीक है, ये किसी वृत्त की त्रिज्या और व्यास में रिलेशन है। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगला टॉपिक है वृत्त की त्रिज्या। देखिए, वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से दिखाते हैं और ये जो होता है, ठीक है, ये व्यास की आधी होती है। ठीक, तो यहां से r बराबर हो जाएगा, व्यास को d से दिखाते हैं तो r बराबर d/2। ठीक है, ये बात समझ में आई कि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वृत्त की परिधि और परिमाप। ठीक है, देखिए अभी आपको बताया गया कि P बिंदु जो चल रहा था, यानी उसका बिंदु पथ ही वृत्त की परिधि कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वृत्त की परिधि कहलाता है। और वृत्त की परिधि की कुल लंबाई वृत्त का परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए, किसी वृत्त की परिधि की लंबाई को वृत्त का परिमाप कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r है। तो इस वृत्त की परिधि कितनी होगी, अर्थात वृत्त का परिमाप कितना होगा। तो यहां से वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई गुणे वृत्त की त्रिज्या। यहां से लिख सकते हैं 2 पाई r। ठीक है, तो r क्या है, r आपकी रेडियस है। ठीक है, यानी त्रिज्या है, और पाई आपको पता है एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान मोस्टली 22/7 रखते हैं। ठीक है, या 3.14 रखते हैं। चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो पाई का जो कंफर्म मान है वो 22/7 नहीं होता है, ये एक लगभग मान है। ठीक है, तो ये हुआ वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, यहां से वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की परिधि ये है, ये कितना एरिया को कवर करती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग होता है, त्रिज्या का वर्ग होता है। यहां से देखिए पाई और त्रिज्या को किससे दिखाया जाता है, आर से, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम जानते क्या है, आर बराबर होता है डी बाई टू। अगर व्यास की पदों में बात करें तो यहां पर रख दीजिए पाई और आर का मान रखेंगे डी बाई टू, तो यहां से हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपान 4। ठीक है, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल है और किसके पदों में है, ये व्यास के पदों में है, तो यहां लिख देते हैं व्यास के पदों में। व्यास के पदों में, और यहां पे जो क्षेत्रफल था वो त्रिज्या के पदों में है। किसके पदों में है, त्रिज्या के पदों में। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। इसी प्रकार यहां पर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर भी हम इसको व्यास के पदों में बना देते हैं, 2 पाई आर को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आर को, देखिए हम जानते हैं आर बराबर डी बाई टू, तो यहां से लिखेंगे डी बाई टू, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहां हो गया पाई इंटू डी। ये व्यास के पदों में वृत्त का परिमाप होता है पाई इंटू डी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए किसी भी वृत्त को 2 बराबर भागों में काट दीजिए तो उसका जो एक पार्ट होगा उसको अर्धवृत्त कहते हैं। तो यहां से अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल का आधा। तो यहां से ये वृत्त की त्रिज्या है और यहां से देखिए ये पूरी लंबाई वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो यहां से 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो गया 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपान 2। ठीक है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, किसके पदों में है, ये त्रिज्या के पदों में। त्रिज्या के पदों में। ठीक, यहां से अब हम चलते हैं व्यास के पदों में लिखेंगे। तो यहां से देखिए हम जानते हैं क्या, चूंकि r जो होता है वो d का आधा होता है, तो r की जगह हम क्या रखेंगे, d बाई 2 रखेंगे। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा पाई और यहां पे d बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर बटे 2 हो जाएगा। देखिए आगे देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, पाई और ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये 2 जो है उसका वर्ग होगा 4, लेकिन 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2, और यहां से हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बटे 4 दूना 8।
ये हो गया व्यास के पदों में। किसके पदों में? ये हो गया व्यास के पदों में, व्यास के पदों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए इसको मिटा देते हैं, या इसको हम यहां ऊपर लिख देते हैं, पाई डी स्क्वायर बटे 8। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि। तो देखिए यहां से हो जाएगा, अगर वृत्त की परिधि हमको पता है तो हम आधा कर देंगे, वही अर्धवृत्त की परिधि होगी। तो हम जानते हैं यहां पे अर्धवृत्त की परिधि जो होगी 1/2 गुणे वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो यहां से हो गया 2 पाई आर, ये 2 2 कैंसिल, तो यहां मिला क्या? पाई आर। ठीक है, ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, यहां पे हो गया। अब देखिए यहां पे हम व्यास की पदों में लिखना चाहते हैं, तो यहां से r बराबर क्या होता है? d/2। यहां रख देंगे d/2। तो यहां हमें मिला क्या? पाई d/2। ठीक है, ये बात समझ में आई कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? पाई d/2। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? देखिए अब बात करते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ से जो घेरा गया साइड है उसकी लंबाई। तो यहां देखिए ये जो आपकी साइड है ये भी तो अर्धवृत्त को घेरती है, तो इसको हम डी कहते हैं, यानी व्यास है ये। और यहां से देखिए, यहां से ये जो ये लंबाई है ये कितनी होती है? पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि जो होती है, ठीक है, वो पाई आर होती है, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो पाई आर नहीं होता। देखिए परिधि और परिमाप में अंतर क्या होता है? अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त की परिधि और परिमाप दोनों सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होती है, लेकिन परिमाप जो होता है, ठीक है, वो पाई आर प्लस डी होता है। ठीक है, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है वो सभी भुजाएं जो उस फिगर को बनाने में, ठीक है, सहयोग करती हैं, और वो भी आउटर साइड जो है भुजाएं, ठीक है, वो ली जाती हैं। तो यहां से हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, ये हो गया पाई आर प्लस डी। ठीक है, तो यहां से पाई आर और यहां पर प्लस डी को क्या लिखेंगे? 2r, क्योंकि हम जानते हैं d बराबर हो गया 2r। तो यहां से r को कॉमन कर लीजिए, तो पाई प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का परिमाप। और किसके पदों में? त्रिज्या के पदों में। अगर हम बात करें व्यास के पदों में, तो यहां से देखिए व्यास के पदों में, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस डी। देखिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको इस तरह लिख देते हैं 2 पाई आर अपान 2 प्लस डी। यहां से देखिए इसको लिख दीजिए पाई और इसको लिख दीजिए 2r, और यहां से बटे 2 प्लस डी, और यहां पे हम यहां लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई डी अपान 2 प्लस
डी। ठीक है, अब यहां पे डी कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई अपान 2 प्लस 1। ये व्यास के पदों में अर्धवृत्त का परिमाप होता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप समझिए यहां से। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, डी कॉमन कर लीजिए, तो पाई बाई 2 प्लस 1। ठीक है, चलिए समझते हैं चतुर्थांश। देखिए एक वृत्त को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसका प्रत्येक भाग जो होगा, ठीक है, उसको हम चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, चतुर्थांश कहेंगे। ठीक, तो यहां से वृत्त में कितने चतुर्थांश बने? 4। ठीक है, और हमें निकालना कितना है? एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बताइए अगर वृत्त के क्षेत्रफल का हम 1/4 कर दें तो हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए करते हैं। तो 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां से 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ये त्रिज्या के पदों में। चलिए व्यास के पदों में देख लेते हैं। हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है? डी बाई 2। तो यहां पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई और डी बाई 2 का होल स्क्वायर और यहां से बटा 4। चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर और ये 4 जो है नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 4 और गुणे 4, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बटा 16। ठीक है, ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल डी के पदों में अर्थात व्यास के पदों में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि त्रिज्यखंड होता क्या है। देखिए त्रिज्यखंड जो है वो वृत्त का एक भाग होता है। अब सुनिए, यहां से ये सेंटर है, क्या है? सेंटर है, यानी वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त की परिध है। तो वृत्त की परिध पे ही ये और पी दो बिंदु है। तो वृत्त की परिध पर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो इस प्रकार ओ ये जो है वो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक, और ओ भी एक वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए अगर यहां से बात करें तो ए बी जो है वो क्या है? चाप है। ए बी क्या है? चाप है। ठीक है, क्योंकि परिध पर स्थित किसी दो बिंदु को ले लीजिए और वहां से काट कर निकाल दीजिए तो उसको चाप कहते हैं। तो ये भी एक चाप है और यहाँ पे ओ बी और ओ ए जो है दो त्रिज्याएं हैं। तो ये जो घेरा गया एरिया यही त्रिज्यखंड कहलाता है, यानी त्रिज्याओं और चाप द्वारा घेरा गया भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहां लिखते हैं वृत्त की त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घेरा गया भाग त्रिज्यखंड कहलाता है।
त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक, तो यहां पे OAB क्या है? एक त्रिज्यखंड है। देखिए यहां पर AB चाप जो है, मान लेते हैं कि ये केंद्र पर थीटा कोण बनाते हैं, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहां लिखते हैं केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए अगर कोई त्रिज्यखंड केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करता है और उसकी त्रिज्या r है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो थीटा पान 360 गुणे पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जहां पर r वृत्त की त्रिज्या है और थीटा जो है उस संगत चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, बात समझ में आई? चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है ये समझते हैं। यहां से ये एक वृत्त है और यहां पर ये क्या है? ये एक जीवा है CD। यहां पे कोई बिंदु मान लेते हैं O या M मान लीजिए M। ठीक है, तो CMD एक चाप है और CD एक जीवा है। तो एक जीवा और चाप द्वारा घेरा गया भाग जो है वो वृत्तखंड कहलाता है। तो यहां लिखते हैं एक जीवा व संगत चाप द्वारा घिरा भाग वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, देखिए अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो यहां पे एक प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से केंद्र से C और D को मिलाएंगे। ठीक है, तो यहां से केंद्र से C और D को मिलाएंगे तो OC और OD क्या होगा? त्रिज्या होगा। अब बात करेंगे OCMD, तो एक त्रिज्यखंड बनेगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो हमें CMD वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम आपको बता दें वृत्तखंड CMD का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OCMD का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा? हमें CMD वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉपिक और अब अपने लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके आगे के टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।